हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 3 है और ये सीबीएसई के साथ अदर बोर्ड्स में भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। सबसे पहले तो ये होता क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस यानी कि ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री 1 हो, और डिग्री का मतलब जिस मैक्सिमम पावर। किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है। जैसे कि देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है यानी कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। ये इक्वेशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। पर ऐसी इक्वेशंस को तो आप सॉल्व करना पहले ही सीख चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम नया क्या करने वाले हैं, इसमें हम सॉल्व करने वाले लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी कि इक्वेशन लीनियर तो होगी, वेरिएबल की पावर 1 तो होगी, बट उसमें एक वेरिएबल नहीं होगा, एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे। यानी कि कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये टू वेरिएबल इक्वेशन क्योंकि इसमें x और y दो वेरिएबल आ रहे हैं। ये भी टू वेरिएबल इक्वेशन है बट ये लीनियर नहीं है बिकॉज इसमें पावर 2 हो गई वेरिएबल की। तो हम ऐसी इक्वेशन से डील करने जा रहे हैं जिसमें दो वेरिएबल तो होंगे पर वो इक्वेशन लीनियर होगी, वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 होगी। और ऐसी इक्वेशन के हम पेयर से डील करने जा रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि दो इक्वेशन दी हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 10। तो हमें कोई ऐसी दो इक्वेशन दी है और इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो हम फाइंड क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू का एक पेयर फाइंड करेंगे जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो इस चैप्टर में हमारा टारगेट यही है कि हमें दो इक्वेशन दी होंगी कुछ ऐसी जो कि लीनियर होंगी, टू वेरिएबल इक्वेशन होंगी, और हमें इन दोनों को सॉल्व करके x और y के सॉल्यूशंस का एक पेयर फाइंड करना है जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो था इस चैप्टर का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम करने क्या वाले हैं और हमें कैसी इक्वेशन मिलेगी और हमें क्या सॉल्व करना है, ये हमने देखा। अब आगे हम जानेंगे कि एक इक्वेशन जो होती है वो ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करती है। ये शायद आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एक 2D ग्राफ पे रिप्रेजेंट करती है एक लाइन को, जिसको कैसे फाइंड किया जाता है वो शायद आपने पढ़ा होगा, बट वो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब दो लाइन एक साथ दी हो तब क्या होता है, और हम ग्राफिकल मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं वो हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सारी इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। मतलब कोई भी दो इक्वेशन दी हो तो उन सारी दो इक्वेशन से हम x और y के सॉल्यूशन का पेयर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, और निकाल सकते हैं तो उसकी कंडीशन क्या है, या नहीं निकाल सकते तो उसकी कंडीशन क्या है और क्यों नहीं निकाल सकते। और अगर निकाल सकते हैं तो फिर उसके लिए हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड है। एक तो ज्योमेट्रिकल मेथड है जो हम आज ही देख लेंगे। इसके अलावा 3 मेथड और है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो कि हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो इन 3 मेथड्स के बाद हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को देख के बता भी सकेंगे कि इसे सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, और इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर पाएंगे। इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम कुछ दी होगी और उससे हम दो इक्वेशंस को बनाएंगे और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये था सीक्वेंस जिसको हम फॉलो करने वाले हैं इस चैप्टर में प्रोसीड करने के लिए। तो अब जानते हैं कि इन इक्वेशंस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एक सिंगल टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करती है। हम पेयर की बात नहीं कर रहे हैं,
हम एक सिंगल टू वेरिएबल इक्वेशन यानी कि टू वेरिएबल इक्वेशन और एक ही इक्वेशन, दो इक्वेशन नहीं, पहले हम एक ही इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं कि वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट क्या करती है। तो एक सिंगल टू वेरिएबल इक्वेशन ग्राफ पे रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को, और वो स्ट्रेट लाइन को क्यों रिप्रेजेंट करती है, ये हम एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज को रखकर या एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड करके जब हम उनको एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो वो स्ट्रेट लाइन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है। हम एक्स की कोई एक वैल्यू रखते हैं इसमें, तो उससे हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो एक्स कॉमा वाई हमें एक पॉइंट मिल गया ग्राफ पर। सिमिलरली एक और एक्स की वैल्यू या कोई वाई की वैल्यू रख लेते हैं, तो जिससे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे करके हमें दो पॉइंट मिल जाएंगे। तो हम उन दो पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जिस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस इक्वेशन से। और दो ही नहीं, हम कोई और तीसरा पॉइंट रख के देखेंगे तो वो पॉइंट भी उस स्ट्रेट लाइन पर ही रहेगा। तो एक बार इसको करके देख लेते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y = 6। तो सबसे पहले हम x को 0 रख के देखते हैं। तो अगर हम x को 0 रखेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी बचेगी, 3y = 6, y = 2। तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया 0,2, यानी कि 0,2, ये हमें एक पॉइंट मिल गया। अब एक बार y को 0 रख के देख लेते हैं। तो y को हम 0 रखेंगे तो ये इक्वेशन बचेगी 2x = 6, तो इससे x आ जाएगा 3। तो एक और पॉइंट मिल गया हमें 3,0। ऐसे ही हम कितने भी और पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि एक और निकाल के देख लेते हैं, x को 1 रखते हैं, तो इससे क्या होगा 2 × 1 + 3y = 6, 3y = 4, y = 4/3। तो ये हमें एक और पॉइंट मिल गया 1,4/3, जो कहीं यहां पर लाया करेगा, क्योंकि ये ग्राफ एकदम मतलब स्केल टू द स्केल नहीं बना है। जब आप ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो एक एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर भी बना के देख लेते हैं। तो ये एक ऐसी कुछ लाइन बनेगी एक सिंगल लीनियर इक्वेशन की, एक सिंगल टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की। और इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने x की कोई वैल्यू रखी जिससे हमें y की पता चल गई, y की रखी तो x की पता चल गई। ऐसे ही हम काफी सारे पॉइंट्स से कुछ ऐसा करके बना लेते हैं जिसके, और ये वाले पॉइंट्स फिर हम जब इसमें रखते हैं तो हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। और ये स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि जितने भी x, y की वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। जैसे कि ये कोई पॉइंट है, इसमें ऑलमोस्ट x 1.5 और y 1 है। तो जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो रख के देख लेते हैं, 2 × 1.5 यानी कि 3 + 3 × 1 यानी कि 3, 3 + 3 6। तो ये जो जितने भी हैं ये सारे इस पॉइंट को सेटिस्फाई करने चाहिए, ये सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। मतलब जब हमारे पास एक सिंगल लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो उसके हमें वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सारे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब जब हमारे पास एक सिंगल टू वेरिएबल इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, बिकॉज इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट हैं। और इसको निकालने का मेथड ये है, और इसको हम कुछ ऐसे एक बॉक्स बना लेते हैं और जितनी भी वैल्यूज चाहे वो हम उसमें रख सकते हैं, और हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो इस स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करता है। अब देखते हैं कि जब हमारे पास टू वेरिएबल इक्वेशन का एक पेयर हो, यानी कि हमारे पास दो टू वेरिएबल इक्वेशंस हो, तो हम उसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे पहले तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं टू वेरिएबल इक्वेशन का, जो कि कुछ इस तरीके से है, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + c2y, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पे a1, b1, c1 ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये बस एक कांस्टेंट है। जैसे इसमें a1 2 है, b1 3 है और c1 -8 है, क्योंकि हम इसको इधर ले जाएंगे कुछ इस तरीके से। a1 2 है, b1 3 है और c1 -8 है, 8 को हम इधर ले जाएंगे तो c1 -8 आएगा। तो a1 b1 c1 कुछ नहीं है, ये बस कांस्टेंट है, जिनमें से a1 और b1 x और y के कोफिशिएंट है और c1 एक अकेला कांस्टेंट है। तो
तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है और इसमें जो A1 B1 है या A2 B2 है ये जीरो नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर ये जीरो हो गए तो उनमें से कोई ना कोई, अगर A1 जीरो हो गया तो X खत्म हो जाएगा, तो फिर वो तो एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन ही बच जाएगी। इसीलिए A1 B1 और A2 B2 ये जीरो नहीं होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जैसे A1 जीरो है तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी B1y प्लस C1 और A2x प्लस B2y प्लस C2, तो हम इसको पेयर ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन कह सकते हैं। बट A1 और A2 दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर दोनों एक साथ जीरो हो गए तो सिर्फ ये एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन रह जाएंगी। और ऐसा भी नहीं कि एक में A1 जीरो हो गया एक में B2 जीरो हो गया तो ये सिर्फ y के लिए इक्वेशन बचेगी, ये सिर्फ x के लिए, तो ऐसा भी नहीं। तो A1 मतलब इनमें इन चारों में से कोई एक भी जीरो तो फिर भी ठीक है, नहीं तो ये टू वेरिएबल इक्वेशन नहीं रहेंगी। टू वेरिएबल इक्वेशन के लिए इनके कोफिशिएंट जीरो नहीं होने चाहिए। अगर हम एक इक्वेशन की बात करें तो इसका टू वेरिएबल रहने के लिए A1 B1 जीरो नहीं होने चाहिए। तो ये सिंपल बस एक रिप्रेजेंटेशन है एक ऐसी इक्वेशन का, और कुछ भी नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए दो इक्वेशन है, दोनों अलग अलग इक्वेशन है। तो हम इसको पहले एक इक्वेशन की बात करते हैं फिर एक और इक्वेशन की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमने पहली कुछ इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1, दूसरी इक्वेशन को भूल जाइए। तो जब हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है तो उसको हम कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और हमारी कोई लाइन आ जाएगी। एक इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें एक लाइन मिल जाएगी। तो ये तो नॉर्मली हम पढ़ ही चुके हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने जब किसी एक इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ कर ली है, जिसकी इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन को भूल जाइए, अब सिर्फ एक ये इक्वेशन बची है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो हम इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक दूसरी लाइन आ जाएगी, वो किसी भी तरीके की हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये पेयर ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन तो है बट ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग से सॉल्व करेंगे और इन दो इक्वेशन से मिलने वाली दो लाइंस को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये तो था इन दोनों लाइन का रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम अलग अलग भी कर सकते हैं, जो कि सिमिलर ही है। इसमें क्या अलग होगा, क्योंकि इक्वेशन एक ही तरीके की है। अब हम इसमें दो इक्वेशन एक बार में ले रहे हैं, इसमें एक बार में एक ली थी, बट एक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन तो सेम ही रहेगा ना। तो यहां से हमने दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर लिया है ग्राफ पे। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो यहाँ पे बात करी थी, हम एक्स वाई की वैल्यूज को निकालना चाह रहे थे जो इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। वो इस ग्राफ पर क्या चीज है, हमारा सॉल्यूशन क्या है इस ग्राफ पर, हमारे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है ग्राफ पर, तो वो है ये पॉइंट। हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है इनकी लाइन का, बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है। चूंकि ये दोनों पॉइंट्स पर लाई कर रहा है तो ये दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो ये दोनों लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे भी तो हमने यही कहा था, हम एक्स और वाई का एक ऐसा एक्स और वाई के सॉल्यूशन का एक ऐसा सेट निकालना चाह रहे थे जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो ये पॉइंट भी तो कुछ ऐसा ही है। इस पॉइंट की जो भी वैल्यू होंगी, जो भी कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई, वो दोनों लाइंस पर लाई करने, तो वो उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इस चैप्टर में यही निकालना चाह रहे हैं। दो इक्वेशन दी हैं, उनका एक्स और वाई की एक ऐसी वैल्यूज जो उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइंस पर रहे, जो दोनों लाइन पर लाई करे, मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम जितनी भी इक्वेशंस देखेंगे उनका ग्राफ पे जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उस रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चल सकता है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने जब भी दो लाइन बना ली उससे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। और इंटरसेक्शन पॉइंट ही वही पॉइंट है जो एक्स और वाई की वैल्यूज को बता रहा है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो हमारा मोटिव यही है इस चैप्टर का, हमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और वही वो पॉइंट है जो कि कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन के लिए। तो इसे ही हम फाइंड करेंगे पूरे चैप्टर में, हम यही देखने जा रहे हैं। तो ये तो हमने बात करी कि दो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती हैं और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो
वैल्यूज को बताता है एक्स और वाई की, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बट क्या होगा अगर जब दोनों ही लाइन पैरेलल हो जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दोनों कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाए जिनको जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो दोनों पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करने लग जाएं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब इसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट तो है नहीं, तो अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें? और क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है? इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं। इसका आंसर है नो सॉल्यूशन, बिकॉज इसमें जब हमारे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया, इसमें जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब इनका कोई कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है। कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ऐसी कोई एक्स वाई की वैल्यूज नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। मतलब एक्स और वाई का हम ऐसा कोई भी सेट नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई भी एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। तो ऐसा कब होगा? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं। तो ये तो हमको ग्राफ पर दिख रहा है, बट हम किसी भी इक्वेशन को, जैसे ये दो इक्वेशन है, इनको हम देख के ही कैसे बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन आएगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा? तो उसके लिए अब हम बात करते हैं। एक बात तो पक्की है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज ये लाइन कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, एक्स और वाई की कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं। पर अब देख लेते हैं कि इक्वेशन को देख के ही हम कैसे बता सकते हैं। तो उसके लिए हम एक चीज करते हैं, जैसे कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल की वैल्यू सेम होगी। इसको कुछ भी मान लेते हैं, एंगल एम, एंगल एन। तो एंगल एम और एंगल एन जो होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो। अब एक चीज है, जो ये एंगल एम है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है a1 अपॉन b1 पे। अब वो कैसे करती है और एग्जैक्ट रिलेशन क्या है वो तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक बात मतलब अभी ऐसे याद रख लीजिए, इसको आगे जाके वेरीफाई कर लेना, जो कि हम करेंगे जब हम 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। तो जो एंगल एम है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है a1 अपॉन b1 पे, और एंगल एन की डिपेंड करेगी a2 अपॉन b2 पे। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज a1 अपॉन b1 बताता है एंगल m क्या है। जो एंगल m की वैल्यू है वो डिसाइड होती है a1 अपॉन b1 की वैल्यू से। एग्जैक्ट रिलेशन में आपको अभी नहीं बता रहा, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, बट मेन चीज क्या है, एंगल m की वैल्यू डिपेंड करती है a1 अपॉन b1 पे, और सिमिलरली एंगल n की भी डिपेंड करेगी a2 अपॉन b2 पे। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो a1 अपॉन b1 को a2 अपॉन b2 के इक्वल होना पड़ेगा। और इसको थोड़ा अच्छे से ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो मेन कंडीशन ये है, इस कंडीशन को आप याद रखिए। अगर किसी दो इक्वेशन में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर हो गया तो उस इक्वेशन में हम कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। जैसे ये एक यूनिक सॉल्यूशन था बिकॉज हम इसमें एक वैल्यू फाइंड कर पाए, और दो इक्वेशन से एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है तो उसकी एक ही वैल्यू है। बट अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, जो एक्स और वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। तो इसका आंसर है नो सॉल्यूशन। और ऐसी इक्वेशन की कंडीशन क्या, a1 अपॉन e2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। जैसे कि मान लीजिए ऐसी कोई इक्वेशन है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, 6x प्लस 8y इक्वल टू 9। तो इसमें a1 क्या है 3, b1 क्या है 4, a2 6 और b2 8। तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा 3/6 यानी कि 1/2, और b1 अपॉन b2 क्या आएगा 4/8 यानी कि ये भी 1/2। तो अगर हमको कोई ऐसी दो इक्वेशन मिल गई जिसमें a1 अपॉन e2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, जैसे इसमें हो रहा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी ग्राफ पे, वो रिप्रेजेंट करेंगी दो पैरेलल लाइंस को। और चूंकि वो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है तो उनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, यानी कि एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो ये नो सॉल्यूशन का केस। और ये कब होगा, जब a1 अपॉन e2 b1 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाएगा। और इसमें तो क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2
B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर पैरेलल लाइन हो जाएंगी और उनका नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या कोई और भी केस पॉसिबल है। जी हाँ, एक केस और पॉसिबल है। जैसे कि मान लीजिए ये इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं। अब मान लो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है। मान लो ये तो हमने इक्वेशन से निकाल लिया, जैसे हमें कोई वैल्यू दी होगी, जैसे कि ये इक्वेशन मान लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 6x प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इसमें a1 अपॉन a2 3 अपॉन 6 यानी कि 1/2, b1 अपॉन b2 4 अपॉन 8 यानी कि 1/2। तो ये दोनों तो बराबर है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो बराबर है। और साथ ही साथ अगर ये c1 अपॉन c2 के भी बराबर हो जाए तो क्या होगा। इसमें देखते हैं 8/16 यानी कि 1/2, मतलब a1 अपॉन b2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस इक्वेशन में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के भी इक्वल है और ये c1 अपॉन c2 के भी इक्वल है। तो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली। तो अब इसको हम एक जनरल इक्वेशन से समझते हैं। हम अब इस इक्वेशन को कंसिडर नहीं कर रहे, ये एक एग्जाम्पल था। ये हमारे तीसरे केस का एक एग्जाम्पल है। अब हम एक जनरल इक्वेशन से समझते हैं। तो ये तीनों चीजें इक्वल हैं, इनको मान लेते हैं ये इक्वल है के, मतलब इन दोनों को कुछ तो आ रहा है, जैसे इसमें 1/2 आ रहा था तो इसमें k 1/2 है, तो ये मान लिया। तो इसमें हम जब इन तीनों को अलग अलग लिखेंगे a1 अपॉन e2 इक्वल टू k, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं a1 इक्वल टू k a2, सिमिलरली b1 इक्वल टू k ऑफ b2, सिमिलरली c1 इक्वल टू k ऑफ c2। तो ये हमने a1 b1 और c1 को के मतलब दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और k के साथ रिप्रेजेंट कर लिया, मतलब उनकी वैल्यू निकाल ली। जैसे हम a1 को k और a2 के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख के देखते हैं a1 b1 और c1 की जगह। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ये हमें गिवन है। a1 की जगह हम लिख सकते हैं k ऑफ a2x प्लस k ऑफ b2y प्लस k ऑफ c2 इक्वल टू 0। अब k इसमें से कॉमन है, तो k ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, मतलब a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन थी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। बट जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को इवेल्युएट किया, कब किया, जब हमें ये कंडीशन पहले से ही पता चल गई a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है और c1 अपॉन c2 के बराबर है। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से इक्वल टू k ले गए, कुछ इस तरीके से लिखा, तो ये तो सेकंड इक्वेशन के बराबर आ गई। मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन एक तरीके से सेम है, बस हमने इसमें एक k का मल्टीप्लाई कर दिया था। अब ऐसे तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसमें हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गई। अब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दे, 4 का कर दे, किसी भी का भी कर दे, किसी भी k का कर दे, तो वो एक नई इक्वेशन लग रही है, बट वो नई इक्वेशन है नहीं। जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो दोनों इक्वेशन है ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। एक ही, मतलब आप एक ही इक्वेशन को कितनी ही बार कितने भी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर वो इक्वेशन तो एक ही रहेगी ना। अभी हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अभी हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दें तो वो क्या नई इक्वेशन बन जाएगी? नहीं, वो एक नई इक्वेशन नहीं है, वो सेम इक्वेशन है। यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही, ये कंडीशन फॉलो हो रही है a1 अपॉन e2 इक्वल टू b1 अपॉन e2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब ये दो अलग अलग इक्वेशन नहीं है, ये एक ही इक्वेशन है, बस दूसरी इक्वेशन में किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई करके उसे लिख दिया है। तो इससे ये दो अलग अलग इक्वेशन नहीं बन गई, ये कोई एक ही इक्वेशन है। और एक ही इक्वेशन है तो ये किसी एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि अब इस लाइन में भी कोई से भी पॉइंट रख के देख लीजिएगा और वही सेम पॉइंट इसमें भी लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ आप ऐसे भी लिख दें फर्स्ट इक्वेशन को 9x प्लस 12y प्लस 24 इक्वल टू 0, तब भी ये एक ही इक्वेशन को, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया, बिकॉज ये बेसिकली तो एक ही इक्वेशन है, ये अलग अलग इक्वेशन है ही नहीं। तो जब हमारे पास एक ही इक्वेशन है मतलब हमारे पास एक ही लाइन है,
ये तो हमें बस बोल रहे हैं कि दो इक्वेशन है, बट दो इक्वेशन है नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है, और एक ही इक्वेशन है तो इसका मतलब हमारे पास एक ही लाइन, और एक ही लाइन पे कितने पॉइंट्स लाया करते हैं, यहाँ पे हमने देखा था एक ही लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स लाया करते हैं। मतलब जब अगर कोई ऐसी कंडीशन फॉलो हो जाए तो इसमें एक ही लाइन बनेगी, वो दो लाइन नहीं है, वो एक सिंगल लाइन है, और अगर एक सिंगल लाइन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये थे हमारे 3 केस। अब इनको समराइज कर लेते हैं। पहला केस था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसा होगा तो हमारे पास दो अलग अलग लाइन होंगी जो कि एक बार इंटरसेक्ट करेंगी, तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। बट अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो गया, बट ये c1/c2 के इक्वल नहीं है अभी, यानी कि ये वाला केस, तो इसको हम थोड़ा एडिट करके इधर भी लिख देते हैं, नॉट इक्वल टू c1/c2। तब कैसी लाइन मिल रही है, दो पैरेलल लाइन मिल रही है। पैरेलल लाइन मतलब नो इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब कॉमन वैल्यूज नहीं है एक्स और वाई की जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो इसमें होगा नो सॉल्यूशन। बट अगर ये तीनों ही चीजें बराबर हो गई, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तब क्या होगा, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही लाइन बन पा रही है, बिकॉज इसमें जो दूसरी इक्वेशन है वो पहली इक्वेशन में ही हमने किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो बेसिकली एक ही इक्वेशन है, और एक ही इक्वेशन है तो मतलब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इसमें जो हमने ये किया इक्वल टू k मान के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके ग्राफ पे किया, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए था। बट मेन चीज ये है, ये 3 चीजें जो आपको याद रखनी है। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा इस कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट को। और अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा बट c1/c2 के इक्वल नहीं होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा दो पैरेलल लाइंस को, यानी कि नो सॉल्यूशन, बिकॉज कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। बट अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो ये एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज इसमें एक ही लाइन बन रही है तो जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये जो 3 चीजें ये आपको याद रखनी है, और कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले आपको देखना है क्या ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। अगर मतलब इनमें से कौन सी हो रही है, अगर ये हो रही है तो सिंपल उसका यूनिक सॉल्यूशन है, फिर हम उसको फाइंड करेंगे किन मेथड से, वो हम आगे देखने जा रहे हैं। और अगर ये हो रही है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो वो क्वेश्चन वहीं खत्म, सिंपली नो सॉल्यूशन। और अगर 3 इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम आगे देखते हैं, आगे देख लेंगे एक बार। तो अब कुछ इक्वेशंस के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इनके कुछ सॉल्यूशन आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। इन्हीं कंडीशंस के साथ हम देखेंगे। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है बट c1/c2 के इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और अगर तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है 2x + 4y + 18 और 3x + 7y + 13। तो इसमें जो a1/a2 है वो 2/3 आ रहा है, और जो b1/b2 है तो 4/7 आ रहा है, और ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब है इसका हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे मिलेगा उसकी बात हमने अभी नहीं की है, तो उस पर मत जाइए। अभी बस हम देख रहे हैं कि किन इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा और किन का नहीं मिलेगा। अब जैसे ये दो इक्वेशन है तो इसमें a1/a2 4/8 है, b1/b2 5/10 है, और c1/e2 6/12 है। और जब आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये इन तीनों की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो मतलब ये a1/e2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। मतलब आप बेसिकली देखें तो अगर आप इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन बनेगी, मतलब ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें a1/a2 4/4, b1/b2 5/5 और c1/c2 7/12। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, इसके इक्वल नहीं है, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये नो सॉल्यूशन। इसमें a1/a2 3/5 है और b1/b2 7/8 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपको c1 और c1/c2 चेक करने की जरूरत है ही नहीं, इसका सिंपली यूनिक सॉल्यूशन होगा।
अब इस क्वेश्चन में भी 2/3 है, a1/a2, b1/b2 4/5 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अगेन इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब इसमें 8/64, ये 7/56, यानी कि ये 1/8 और ये दोनों 1/8, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, बट 15/32 इसके इक्वल नहीं है। 8/64 यानी कि 1/8, 7/56 इक्वल टू 1/8, तो ये दोनों इक्वल हैं, बट इसके इक्वल नहीं है। मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि नो सॉल्यूशन। मतलब कोई भी x और y का ऐसा सेट नहीं मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस क्वेश्चन में 5/10, 6/12 और 15/30, तो ये तीनों तो सॉल्व होके 1/2 ही देंगे। मतलब ये तीनों इक्वल है 1/2 के। a1/e2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और आप देख भी सकते हैं पहली इक्वेशन में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरी इक्वेशन बन रही है। मतलब बेसिकली ये एक ही इक्वेशन है, और एक ही इक्वेशन है मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो अभी तक हमने देखा कि किस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, वो हम उनके कोफिशिएंट से जज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसकी ये 3 कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। चैप्टर के एंड तक इन्हीं के थ्रू हम क्वेश्चन में फर्दर प्रोसीड करेंगे। पहले चेक करेंगे क्या उसका कोई सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो ही सॉल्व करेंगे, मतलब यूनिक होगा तभी सॉल्व करेंगे। नो सॉल्यूशन तो मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन खत्म। तो इसमें तो हमने देखा कि हमें कैसे पता चलता है कोफिशिएंट से ग्राफ के थ्रू, फिर उसकी कंडीशन को हमने समराइज किया, और ये मेन चीजें ये हमें याद रखने हैं, और कुछ एग्जाम्पल लिए। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के जो 4 मेथड है, पहले उनमें से ज्योमेट्रिकल मेथड, जो कि यही है, जो कि हमने एक तरीके से सीख लिया। जब हमने इसमें 2 लाइंस को रिप्रेजेंट किया ग्राफ पर, तो हमें इनका कॉमन पॉइंट ग्राफ पर ही मिल गया, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी मिल गए। और अगर वो मिल गए तो हमारा यही तो सॉल्यूशन है। एक्स और वाई की वैल्यू थी तो हमें निकाल रहे थे। मतलब अगर हमारे पास 2 इक्वेशन थी, हमने उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमें उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिल गया, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा आंसर है। तो ये था पहला मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड, जिसपे हम एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसके बाद हम बचे हुए मेथड भी देखेंगे, जो कि है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की डिटेल में, और इसको समझेंगे भी अच्छे से, और इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, या मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तब तक आप NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज को कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी, या और भी किसी स्टैंडर्ड बुक के शुरू के कुछ पार्ट को आप कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।